नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार। यूनियन बजट 2026-27 आ चुका है और सभी को टैक्स स्लैब में बदलाव का यहां पर इंतजार था। लेकिन क्या वाकई में यहां पर कोई बड़ा बदलाव आया है? नहीं है। आज के इस वीडियो में हम इसे विस्तार से जानेंगे कि बजट 2026 में इनकम टैक्स में आखिर क्या नया है और क्या यहां पर अनचेंज्ड रहा है। तो वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। सबसे पहले मैं आपको यहां पर 4 बड़े बदलावों के बारे में बताना चाहूंगा। ज्यादा समय मिलेगा यहां पर रिटर्न सुधारने के लिए कि आईटीआर रिवाइज करने की डेडलाइन अब 31 मार्च तक इसको बढ़ा दिया गया है और विदेश भेजने पर कम टैक्स यानी कि विदेश में पढ़ाई और इलाज के लिए पैसे भेजने पर टीसीएस अब सिर्फ यहां पर 2% है और विदेशी संपत्ति घोषित करने का मौका, इसकी बात करते हैं, छोटे टैक्स पेयर के लिए वन टाइम डिस्क्लोजर स्कीम्स आई है और फाइलिंग हुई है यहां पर आसान कि कुछ लोगों के लिए टीडीएस से बचने का नया तरीका है। अब सबसे पहले यहां पर जान लेते हैं कि क्या यहां पर नहीं बदला है, क्योंकि बहुत लोगों को यह उम्मीद थी कि बड़े बदलाव यहां पर होंगे, लेकिन कोई बदलाव नहीं। टैक्स स्लैब में अभी तक कोई बदलाव हुआ ही नहीं है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहां पर इस बजट में ना तो यहां पर ओल्ड टैक्स रिजीम और ना ही न्यू टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब में कोई भी यहां पर बदलाव किया गया है। वित्तीय वर्ष 2026 और 27 के लिए अब कुछ पहले जैसा ही रहेगा, ये भी यहां पर अनचेंज्ड रहे हुए हैं। जैसे कि यहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 75,000 था उस पर ही है। एनपीएस विड्रॉल की बात करते हैं तो 60% टैक्स फ्री निकासी की सीमा भी वही है। ईपीएफ कंट्रीब्यूशन 15,000 रुपए मासिक वेतन की सीमा यहां पर अनचेंज्ड है। तो अगर आप टैक्स स्लैब में राहत की उम्मीद कर रहे थे तो आपको जो है निराशा हाथ लगी, हमें निराशा हाथ लगी है। अब आते हैं असली बदलावों पर कि अब ज्यादा समय मिलेगा आईटीआर को सुधारने के लिए इस टॉपिक पर। जबकि पहले क्या था, अगर आपने आईटीआर फाइल किया और कोई गलती हो गई तो आपके पास यहाँ पर 31 दिसंबर तक का समय होता था, रिवाइज्ड रिटर्न भरने के लिए होता था। और अब यहाँ पर क्या है, अब आपको 31 मार्च तक का यहाँ पर समय मिलेगा, यानी कि 3 महीने का यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेगा। और इसका फायदा होगा कि गलतियां सुधारने के लिए ज्यादा समय मिलेगा, छूटी हुई जानकारी जोड़ने का मौका मिल जाएगा, बिना जल्दबाजी के सही रिटर्न को हम भर सकते हैं। अब विदेश में पैसे भेजने पर भी बड़ी राहत होगी और यह बदलाव उन परिवारों के लिए बहुत ही यहां पर बड़ी खुशखबरी लगती है जिसके बच्चे यहां पर विदेशों में पढ़ा करते हैं या जिन्हें विदेश में यहां पर इलाज को करवाना पड़ता है। अब आते हैं यहां पर, मैंने शुरुआत में एक वर्ड बोला था, वो बोला था मैंने टीसीएस। टीसीएस यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स होता है। और ये क्या होता है, यानी कि टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स एक ऐसा टैक्स होता है जो आप कुछ खास तरह की चीजों को खरीदते समय या सेवाएं लेते समय पहले से ही दे देते हैं और यह टैक्स विक्रेता यानी कि सेलर आपसे कलेक्ट करता है और सरकार को जमा कर देता है। जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी है उसको पता होगा। एक होता है टीडीएस, इन दोनों में अंतर, यानी कि टीडीएस होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है, जब आपको पैसा मिलता है, सैलरी, इंटरेस्ट हो गया या रेंट हो गया, तो देने वाला टैक्स वो काट कर देता है। और टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, जब आप कुछ खरीदते हैं या पैसा वहां पर खर्च करते हैं तो लेने वाला टैक्स यहां पर कलेक्ट करता है। अब टीसीएस कब लगता है ये भी समझते हैं। जैसे कि विदेश में पैसा भेजना होता है, फॉरेन रेमिटेंस जिसे हम लोग बोलते हैं, वो किसमें, जैसे कि विदेश में पढ़ाई के लिए फीस हो सकती है, विदेश में इलाज के लिए पैसा हो सकता है, विदेश यात्रा के लिए हो सकता है, रिलेटिव्स को फॉरेन में पैसा भेजना हो सकता है, महंगी चीजों को खरीदना हो सकता है, जैसे कि 10 लाख से ज्यादा की जो कार है या लग्जरी गुड्स होते हैं वो स्क्रैप या पुराना माल को बेचना हो सकता है, जैसे कि लोहा हो गया, कागज हो गया, प्लास्टिक का स्क्रैप हो गया, या टेंडर में खरीदारी भी हो सकती है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं केवल यहाँ पर टीसीएस की, यानी कि जब आप लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम जिसे हम एलआरएस के तहत विदेश में पैसा भेजा करते हैं तो सरकार एक छोटा सा टैक्स यहां पर काट लिया करती है, यही यहां पर टीसीएस होता है। अब आप ये बोलेंगे कि ये लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम एलआरएस भला क्या होता है, ये क्या क्या भला है, आखिर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम एलआरएस ये क्या होता है। अगर हम इसको साधारण भाषा में अगर समझते हैं तो या मैं कहूं कि तो एलआरएस यानी लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम भारतीय रिजर्व बैंक की आरबीआई की एक योजना है जो भारतीय नागरिकों को यहां पर कानूनी तरीके से यहां पर विदेश में पैसा भेजने की अनुमति को देता है। आखिर यहां पर पैसा कौन भेज सकता है, यहाँ पर कोई भी भारतीय निवासी भेज सकता है, रेजिडेंट ऑफ इंडियन हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, इंडिविजुअल व्यक्ति यानी कि कंपनीज यहाँ पर नहीं, लेकिन माइनर बच्चे भी हो सकते हैं, गार्जियन के माध्यम से भेज सकते हैं। आखिर यहाँ पर कितना भेज सकते हैं,
यानी कि प्रति वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, मतलब यहाँ पर आज के दर में लगभग यहाँ पर 2 करोड़ से यानी कि 2 करोड़ 10 लाख तक यहाँ पर लिमिट है पर पर्सन, लगभग इतना है पर फैमिली नहीं। लेकिन आखिर किसके लिए भेज सकते हैं? लगभग किसी भी यहाँ पर लीगल जो पर्पज होता है उसके लिए भेज सकते हैं। वो LRS के तहत पैसा कहाँ कहाँ भेज सकते हैं? भेज सकते हैं जैसे कि यहाँ पर एजुकेशन में भेज सकते हैं, यानी कि विदेश में पढ़ाई के लिए फीस के लिए भेज सकते हैं, बुक्स के लिए भेज सकते हैं, हॉस्टल के लिए भेज सकते हैं, लिविंग एक्सपेंसेस जो है उसके लिए भेज सकते हैं, सभी कॉमन यूज होते हैं। ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट में भेज सकते हैं, यानी विदेश में इलाज जिसको कराना है, हॉस्पिटल के बिल हो गए, मेडिसिन के बिल हो गए, और अटेंडेंट का भी खर्चा होता है। वह यात्रा यानी कि हमें जब ट्रैवल करना होता है टूरिज्म में, यानी विदेश में जब हम जाते हैं, छुट्टियां बिताते हैं, बिजनेस ट्रिप करते हैं, फैमिली वैकेशन करते हैं, वह जो परिवार का जो भरण पोषण होता है, मेंटेनेंस ऑफ रिलेटिव्स हो जाता है, यानी कि विदेश में रहने वाले परिवारों को पैसा भेजना होता है, और NRI रिलेटिव्स की मदद करनी होती है, और निवेश करना होता है फॉरेन कंट्री के अंदर, इन्वेस्टमेंट यानी विदेश में शेयर बाजार में भी निवेश कर सकते हैं। फॉरेन के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, रियल एस्टेट होते हैं, प्रॉपर्टी को खरीदना होता है, आजकल दुबई में लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, और उपहार गिफ्ट यानी रिश्तेदारों को गिफ्ट भेजना हो सकता है या दान देना हो सकता है। इसके अलावा विदेश में बिजनेस को शुरू करना भी हो सकता है, दुबई में लोग बिजनेस कर रहे हैं, विदेशी बैंक अकाउंट खोलना हो सकता है, इमिग्रेशन की फीस हो सकती है। अब हम अपने टॉपिक में वापस आते हैं। पहले क्या होता था? पहले क्या था? वो था एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर 5% TCS, वह ओवरसीज टूर पैकेज के लिए भी यहाँ पर काफी ज्यादा। लेकिन और अब क्या है? अब एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर सिर्फ 2% का TCS है। वह टूर पैकेज के लिए भी यहाँ पर काफी इसको कम कर दिया गया है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान लीजिए मेरा बच्चा पढ़ाई के लिए विदेश गया है और मुझे 10 लाख रुपए भेजने हैं। पहले क्या होता था? 50,000 TCS कटता 5%, अब सिर्फ यहाँ पर 20,000 रुपए TCS कटेगा 2%, और मेरी जो सेविंग होगी 30,000 रुपए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह कि TCS बाद में रिफंड के रूप में मिल भी जाता है, लेकिन तुरंत के लिए हमारे पास जो है ज्यादा पैसा रहेगा। छोटे टैक्स पेयर के लिए वन टाइम स्कीम, और यह स्कीम उन लोगों के लिए है जिनके पास यहाँ पर विदेश में कोई भी इनकम या एसेट्स हैं, लेकिन उन्हें डिक्लेयर यहाँ पर नहीं किया गया है। और किसके लिए है? जिनकी यहाँ पर अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम या एसेट्स 1 करोड़ तक होती है। स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स हो सकते हैं या NRI जो गलती से अनजाने में इसको डिक्लेयर नहीं कर पाते हैं। आखिर इनमें क्या करना होगा? फेयर मार्केट वैल्यू पर यहाँ पर 30% टैक्स देकर इसको डिक्लेयर भी अब कर सकते हैं। आखिर क्यों यहाँ पर ये बेनिफिशियल है? भारी पेनल्टी से यहाँ पर बच सकते हैं, लीगल रास्ता मिल जाता है कंप्लाइंट बनने का, और भविष्य में यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती है। आखिर किसको बेनिफिट होगा? विदेश में पढ़ने वाले स्टूडेंट को बेनिफिट होगा, NRI जिन्होंने छोटी मोटी संपत्ति यहाँ पर नहीं बताया है, और प्रोफेशनल जो विदेश में काम कर रहे हैं। और कुछ और यहाँ पर महत्वपूर्ण बदलाव की बात की जा रही है, जैसे कि यहाँ पर एक्सीडेंट कंपनसेशन पर टैक्स में छूट बताया जा रहा है। मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स द्वारा दिया गया इंटरेस्ट अब पूरी तरह यहाँ पर टैक्स फ्री है, और दुर्घटना पीड़ितों को यहाँ पर बड़ी राहत मिली है, यानी कि नील डिडक्शन की बात हो रही है। आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है तो यह सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं, फिर आपका यहाँ पर TDS भी नहीं कटेगा, और कैश फ्लो यहाँ पर बेहतर हो जाता है। और सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पर ऑटोमेटेड टैक्स फिलिंग की सुविधा भी जारी रहेगी। पात्र वरिष्ठ नागरिकों के लिए आसानी होगी। अब बड़ा बदलाव भी यहाँ पर आने वाला है, क्योंकि दोस्तों यह भी जान लेना है कि हमको कि 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होने वाला है, और यह 1961 के पुराने कानून की जगह को लेगा। और इस बजट के छोटे छोटे बदलाव शायद उस बड़े बदलाव की तैयारी में है। नए एक्ट में सिंप्लीफिकेशन का वादा यहाँ पर किया गया है, यानी कि टैक्स कानून को और यहाँ पर आसान बनाया जाएगा। अब वित्तीय वर्ष 2026 और 27 के लिए हमको क्या करना है? नई डेडलाइन को याद रखना है। ITR रिवीजन के लिए अब 31 मार्च तक की डेडलाइन है, और कैलेंडर में हमको उसको मार्क कर लेना है, और फॉरेन एसेट्स के मूल्यांकन को कर लेना है। अगर हमारे पास विदेशी संपत्ति है तो टैक्स एडवाइजर से मिलकर इसको डिस्क्लोजर स्कीम को देखना है, और नील सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई भी साथ में करना है। अगर हम एलिजिबल हैं तो TDS से बचने के लिए सर्टिफिकेट को लेना है, और TCS की नई दरों को समझना है। विदेश पैसे भेजने से पहले समझना है। नए रेट्स का फायदा उठाना है। मेरे दोस्तों, बजट 2026 में भले ही टैक्स सिलेबस में यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर कई मीनिंगफुल चेंजेस को किया गया है। कंप्लायंस
आसान बना दी गई है और स्पेसिफिक रिलीफ दी गई है, खासकर फॉरेन एजुकेशन और मेडिकल केयर के लिए दी गई है। और टैक्स पेयर्स के लिए यहाँ पर प्रोसीजरल सुविधाएं बढ़ाई गई हैं और इंटरनेशनल फाइनेंशियल कमिटमेंट्स वाले परिवारों को राहत दी गई है। और हाँ, बड़े टैक्स कट्स नहीं मिले, लेकिन ये छोटे छोटे बदलाव हमारी जो फाइनेंशियल लाइफ को थोड़ा सा आसान जरूर बनाएंगे। और हमें याद रखना है कि अगले साल से यहाँ पर नया इनकम टैक्स एक्ट आ रहा है और असली सिंप्लीफिकेशन की उम्मीद को तब ही करना है। अगर यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें और बेल आइकन दबा के रखें। और कमेंट्स में हमें बताइए कि क्या आप इस बदलाव से क्या हैप्पी हैं या नहीं हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम, थ्रेड्स और एक्स हैंडल पर भी देशभक्त डायलॉग के नाम से फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए राम राम। भारत माता की जय।